यह बेमानी है। छोड़ देना, भूल जाना जो तुमने पहले ही कर लिया है। क्या ये हो सकता है या मैं बस सपने देख रही हूँ? यही श्रृंखला पैसे देती है। आज हमने कंपनी एरोनोवा के विकास के लिए एक नया दिशा खोला है। आप वास्तव में लगभग 90% माल ही ले जा रहे हैं जो मौजूद है। सभी को नमस्ते, आप डिरिजेबल्स चैनल पर हैं। मेरा नाम यूलिया शिश्किना है। आज हम अंततः डिजाइन ब्यूरो की संरचना को समझेंगे। आज हम अंततः एरोनोवा डिजाइन ब्यूरो की संरचना को समझेंगे। कौन किसका बॉस है, कौन किसका अधीनस्थ है और कौन क्या काम करता है। साथ ही हम कंपनी के विकास के दिशा के बारे में एक राय भी सुनेंगे और हम थोड़े और महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे एरोनोवा डिजाइन ब्यूरो के प्रमुख बोरिस इवचेंको से। नमस्ते। शुभ दिन। आइए पहले ये समझे कि आप वास्तव में डिजाइन ब्यूरो में कौन हैं। संस्थान में एक विभाग है, इंजीनियरिंग केंद्र, जिसके प्रमुख फ्योडर कॉन्स्टेंटिनोव हैं। इंजीनियरिंग केंद्र वास्तव में संस्थान की पूरी इंजीनियरिंग गतिविधि को एकीकृत करता है। लेखा विभाग, वकील और अन्य ये अलग हैं, और इंजीनियरिंग केंद्र यह संस्थान की भविष्य की नींव है। यह एयरशिप्स का विकास और उत्पादन है, विभिन्न परीक्षण और प्रयोगशाला और वास्तविक, यानी किसी भी वस्तु, उड़ान यान जिसमें एयरशिप भी शामिल है, के निर्माण की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है कि पहले उसे विकसित करना होता है, डिज़ाइन दस्तावेज जारी करना होता है, गणना करना होता है, सभी गणनाएं पूरी करनी होती हैं, फिर कुछ प्रयोगशाला परीक्षण करना होता है, नमूनों, मॉडलों का, अंततः कहें तो रूप और बाकी सब कुछ चुनना होता है, फिर कार्यशील चित्र जारी करना होता है, उनके आधार पर एक प्रोटोटाइप बनाना होता है, उसका परीक्षण करना होता है, जैसे कि ज़मीन पर और उड़ान में, हवा में, और परीक्षण के परिणामों के आधार पर डिज़ाइन दस्तावेज़ों को संशोधित करना होता है और उसके बाद ही प्रमाणन के लिए जाया जा सकता है। तभी एयरशिप को जीवन दिया जा सकता है, तभी उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे वास्तविक। और इस चक्र में सबसे पहले यह जानना दिलचस्प है कि कितना समय लगता है और कितने लोग, सही कहें तो कितने लोग नहीं बल्कि किन विशेषताओं के लोग शामिल होते हैं। डिज़ाइनर, 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 इतने सारे क्यों होते हैं? वे निश्चित रूप से अलग अलग कार्य करते हैं। वे कौन से हैं? तो इंजीनियरिंग केंद्र के बारे में। इंजीनियरिंग केंद्र में, खैर, मैंने पहले ही कहा कि अभी हमारे पास एक तरह से केंद्रित है और वास्तव में डिज़ाइन ब्यूरो है। ये वास्तव में वे लोग हैं जो गणना करते हैं और डिज़ाइन करते हैं और अंततः एयरशिप के लिए ड्राइंग जारी करते हैं। वहीं पर अभी उत्पादन का हिस्सा भी केंद्रित है। ये वे लोग हैं जो इसे बनाएंगे, और वहीं पर प्रयोगशालाएं भी हैं जो आंशिक रूप से अलग अलग तत्वों का परीक्षण करती हैं। मतलब अभी यह सब इंजीनियरिंग केंद्र है। समय के साथ इसमें, जैसा कि हम कहते हैं, एक डिजाइन ब्यूरो बनना चाहिए। ये वही लोग हैं जो वास्तव में एयरशिप के डेवलपर्स हैं। वे लोग जो इसे डिजाइन करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, गणनाएं करते हैं और उत्पादन को सौंपते हैं। क्या उत्पादन वास्तव में अलग होगा? क्या डेवलपर्स अलग? और अलग से परीक्षण नहीं, परीक्षण या उड़ान परीक्षण, लीक, उड़ान परीक्षण परिसर, परीक्षक अलग होंगे। अभी यह सब वास्तव में एक संक्षिप्त प्रारूप में है। हाँ, हम थोड़े लोग हैं, और यह सही है क्योंकि सबसे पहले इतने सारे लोग नहीं हैं जो इस सब में विशेषज्ञ हैं, और सभी को एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल है, और यह आवश्यक भी नहीं है क्योंकि सभी को इकट्ठा करने पर उनके पास कोई काम नहीं होगा, वे अभी शामिल नहीं होंगे। परीक्षक अभी तक कुछ भी परीक्षण करने के लिए नहीं है। उत्पादनकर्ता कुछ भी उत्पादन करने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ विशेष विशेषज्ञ, कुछ लोग, प्रबंधक को अब आना चाहिए क्योंकि उन्हें परीक्षण स्टैंड और कुछ परीक्षण विधियों को तैयार करना चाहिए। वही उत्पादन, आप सुबह उठे और सब कुछ तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं होता। जैसे कि कभी कभी थोड़ा उन्हें अपने कुछ सुधार करने चाहिए, थोड़ा और सोचें, इससे पहले कि पैसे किसी वास्तविक चीज पर खर्च किए जाएं।
नहीं, उन्हें पहले यह समझना चाहिए कि कहाँ उत्पादन करना है, किस उपकरण पर। अगर उपकरण नहीं है तो उसे चुनना चाहिए। अगर यह है तो इसे कहीं स्थापित करना और इस उपकरण को खरीदना होगा। कुछ उपकरणों की आपूर्ति में 6 महीने लग सकते हैं, शायद उससे भी अधिक, जैसे कुछ गंभीर बड़े मशीनें। इसका मतलब है कि इस चरण में हम सब कुछ खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि उन लोगों के पास रखेंगे जिनके पास यह सब है। लेकिन हम समय के साथ बहुत कुछ खुद बनाने की योजना बना रहे हैं। यह स्पष्ट है कि हम सब कुछ नहीं बनाएंगे, हम खनिज नहीं खोजेंगे, धातु नहीं ढालेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो एयरशिप के करीब हैं, विशेष रूप से जो आवरण से संबंधित हैं, क्योंकि यह उत्पादन की विशेषता है और यहाँ किसी को ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो इस पर काम करता हो। इसलिए कुछ चीजों को हमें खुद विकसित करना होगा और कुछ को अन्य उद्यमों के साथ सहयोग में। अपने डिज़ाइन ब्यूरो में काम के बारे में बताएं। मतलब अब हम निश्चित रूप से समझते हैं कि आप डिज़ाइन ब्यूरो के प्रमुख हैं, और ये कैसे समझें कि कौन किसका बॉस है, कौन क्या काम करता है, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जुबकेविच हैं, कॉन्स्टांटिनोव हैं और आप हैं। शायद और भी कुछ प्रमुख हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, मैं लंबे समय से 40 से अधिक वर्षों से एरोनॉटिक्स और विशेष रूप से एयरशिप निर्माण में काम कर रहा हूँ, और मैंने मॉस्को के तब के बाउमन उच्च तकनीकी विद्यालय से स्नातक किया, पीएचडी में दाखिला लिया, अपनी थीसिस का बचाव किया और उसके बाद मुझे डोल्गोप्रुदेनेन्स्कोय डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ ऑटोमेशन, जिसे डीकेबी कहा जाता है, में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय यह सोवियत संघ में एकमात्र था जो एरोनॉटिक्स से संबंधित था, और उसी वर्ष उन्हें एयरशिप पर काम करने का कार्य सौंपा गया। इसे डीपी वंडर कहा जाता था, 2 डीपी, और उन्होंने इस पर बहुत लंबे समय तक काम किया, लेकिन अंततः इसे कभी नहीं बनाया गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके ऐसे ही परिणाम हुए। लेकिन मैं एक युवा विशेषज्ञ के रूप में आया और गणना वैज्ञानिक शोध विभाग में काम किया। फिर कुछ वर्षों बाद कुल मिलाकर मैंने वहाँ 7 साल काम किया। मैं परियोजना विभाग में चला गया, जहां हम विशेष रूप से एयरशिप का डिज़ाइन कर रहे थे। मैं गणना विभाग का प्रमुख था। डोल्गोप्रुदेनेन्स्कोय ऑटोमेशन डिज़ाइन ब्यूरो से जाने के बाद 90 के दशक की शुरुआत में, यह सोवियत संघ के विघटन से पहले की बात है, एक ऐसा उद्यम स्थापित किया गया था जहां युवा और सक्रिय लोग गए थे। यह उद्यम डिरिजाब्लेस्ट्रॉय यूएसएसआर कहलाता था। यह एक तरह से पुनर्जागरण था। 30 के दशक में इसी नाम से एक उद्यम था। इसे विमानन उद्योग मंत्रालय और CKVLKSM के निर्णय से स्थापित किया गया था, और हम वहां गए। मैं भी वहां चला गया। वहां 10 लोग थे। हमने बस विकास शुरू किया था, और इसी समय सोवियत संघ का विघटन हो गया और हमने व्यावसायिक गतिविधियों की कोशिश शुरू कर दी। तो उस समय जब विघटन अभी नहीं हुआ था, हम फ्रांस में डिरिजॉबल के लिए कपड़े के बारे में संपर्क कर रहे थे। वहाँ एक कंपनी रायस्यूर्थ थी और उन्होंने हम सभी को पेरिस के पास स्थानांतरित होने का प्रस्ताव दिया। वे उद्यम स्थापित करने के लिए तैयार थे, सब कुछ। लेकिन तब हम वास्तव में 90 के दशक की शुरुआत में सचमुच डर था। काफ़ी कम लोग कहीं जाते थे। हमने सचमुच मना कर दिया। हालांकि 90 के दशक में जीवन कुछ आसान नहीं था। आप जानते हैं, तब यह कठिन जीवन बस शुरू ही हो रहा था। यह तब केवल इसके पूर्व संकेत थे। 90 के दशक के बाद हमारे देश के लिए ऐसे अनिश्चित वर्ष थे। क्या तब वहां एयरशिप्स के लिए समय नहीं था? आप जानते हैं, नहीं। मैं हमेशा एयरशिप्स और वायुप्लावन में लगा रहा। मैं इस विषय से दूर नहीं गया। मैं एरोस्टेटिका में काम करता था। पहले एयरशिप्स बनाए गए थे, एरोस्टेटिका 01, एरोस्टेटिका 02, जिनमें मैंने सीधे तौर पर भाग लिया, विभाग प्रमुख और मुख्य डिजाइनर के उप प्रमुख के रूप में। ये एक सीट वाले एयरशिप्स थे। लेकिन पैसे तो नहीं दिए गए थे। राज्य बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। उस समय राज्य पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ निजी ग्राहक थे। हम एरोस्टेटिका 02 के साथ कला फिल्मों में शामिल हुए, चाइनीज सर्विस वहां, और मॉस्को के ऊपर विज्ञापन के साथ उड़ान भरी। उस समय मॉस्को के ऊपर उड़ान भरना आसान था।
अनुमति प्राप्त करना आसान था और हम उड़ान भरते थे और एयरशिप तुशिनो में खड़ा था। अब वह क्षेत्र विकसित हो चुका है। तब वहाँ एक हवाई अड्डा था और वहाँ से उड़ान भरते थे और VDNKH और मॉस्को नदी के किनारे उड़ते थे। खैर, मॉस्को के ऊपर कुछ मार्गों की थोड़ी अनुमति थी और हम विभिन्न उद्यमों के विज्ञापन के साथ उड़ान भरते थे और इससे कमाई करते थे। फिल्मों में भी यही किया जाता था, जहां विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता था, लेकिन बाद में एरोस्टैटिक्स में यह विषय धीरे धीरे कम होता गया। नई तकनीकों के आगमन के कारण यह लगभग समाप्त हो गया। वित्त पोषण के साथ स्थिति बहुत खराब हो गई। मुझे 2000 से अवगुर एरोनॉटिकल सेंटर में आमंत्रित किया गया और वास्तव में मैंने वहां 20 साल काम किया। मुझे ठीक उसी समय डिजाइन ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आमंत्रित किया गया था और मैंने अवगुर एरोनॉटिकल सेंटर में इसे स्थापित किया। समय के साथ यह केंद्र रूस में एरोनॉटिक्स और एयरशिप निर्माण का प्रमुख उद्यम बन गया। लगभग 10 विभिन्न प्रकार के एयरशिप बनाए गए, 1 सीट वाला, 1 2 सीट वाले, ठीक है, कह सकते हैं 4 और कितने, ये 1 2 3 4 5 EU-30 10 सीट वाले एयरशिप और कई आयातित एरोस्टेटिक कॉम्प्लेक्स। यह एक सरकारी आदेश था, यानी हमारे सबसे अच्छे वर्षों में अवगुर एरोनॉटिक्स केंद्र में लगभग 300 लोग काम करते थे और हमारे पास एक संपूर्ण चक्र था। हमारे पास उत्पादन, विकास, उत्पादन था। केवल हमारे पास आवरण निर्माण और सामान्य असेंबली थी और परीक्षण भी हमारे पास होते थे। यानी कुल मिलाकर हम उत्पादों का उत्पादन काफी सफलतापूर्वक कर रहे थे। और अब ये एयरशिप्स कहाँ हैं? खैर, उनका संसाधन समाप्त हो गया है। सेवा जीवन कुछ किरजच में है, एक हैंगर में, वहाँ 1 या 2 हैं और बाकी सभी को पहले ही हटा दिया गया है। खैर, मुझे नहीं पता, हमने एक को फ्रांस में बेचा, एयरशिप। ये कंपनी एवलेरिस है, लेकिन वहाँ भी पूरी तरह से एयरशिप नहीं था। हमने खोल, पूंछ, गोंडोला का ढांचा बनाया। यह उनकी अपनी डिज़ाइन थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने 6 7 8 साल तक इसका उपयोग किया, अपने रिसॉर्ट्स पर विज्ञापन के साथ उड़ान भरी। खैर, उसके बाद शायद संसाधन समाप्त हो गया, मैं नहीं जानता। एयरशिप कितना संसाधन होता है? खैर, आप जानते हैं यह अलग अलग होता है। आमतौर पर जैसे कि किसी उपकरण पर उड़ान भरना, यह 20-25 साल तक हो सकता है, लेकिन यह कुछ हिस्सों के बदलने की शर्त पर है। देखभाल, थोड़ी सी देखभाल की शर्त पर ही नहीं, खैर, तकनीकी रखरखाव भी स्वाभाविक है, लेकिन बदलने की भी। जैसे उदाहरण के लिए वहाँ खोल को बदलना पड़ता है। खोल वह शायद लगभग 5 साल तक काम करता है। इसके बाद इसे अच्छे से बदलना पड़ता है, क्योंकि यह गैस हीलियम को ठीक से नहीं रख पाती और इसे चलाना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता, क्योंकि यह गैस हीलियम को बहुत ज़्यादा खो देती है। और भी अन्य तत्व होते हैं, कुछ उपकरण, मशीनरी, उनके भी अपने सेवा जीवन और संसाधन होते हैं। इंजन की पावर यूनिट, इसे पूरी तरह से मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो मतलब हर एक का अलग होता है, लेकिन वास्तव में गोंडोला के लिए यही माना जाता है। ये एक धातु का टुकड़ा है, या कहें तो कंपोजिट। इसकी सेवा अवधि 20-25 साल की होती है। यानी वास्तव में सच में बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर 2020 का साल वास्तव में आता है जब आप वहां से चले जाते हैं। हाँ, मैं चला जाता हूँ और वास्तव में मैंने विभिन्न कंपनियों में काम किया। खैर, वहाँ भी मैं कंपनी का मुख्य डिज़ाइनर था। सभी एयरशिप और सभी एयरशिप जैसे क्या? हाँ, एयरशिप, वायुगतिकीय उपकरण और अन्य। कुछ ऐसे लाए गए एयरोस्टेट्स हैं। हम लाए गए पायलटेड एयरोस्टेट पर भी काम कर रहे थे। जैसे इसे एरोलिफ्ट कहा जाता था। यह एक रस्सी पर 150 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। ऐसे हैं, एक फ्रांसीसी कंपनी इसमें लगी हुई है, एक ब्रिटिश कंपनी। यूरोप के कई राजधानियों में यह है और केवल यूरोप में ही नहीं, यह 150 मीटर 200 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। वहाँ एक गोल गोंडोला है, एक गेंद जैसी गोंडोला। यह रस्सी पर ऊंचाई से ऊपर उठाता है। लोग चलते हैं, उस स्थान के ऊपर देखते हैं, यानी यह नीचे उतरता है।
हाल के समय में हम यरूशलेम के लिए ऐसा कुछ विकसित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन हाल की घटनाओं के कारण यह सब रुक गया। ये बहुत दिलचस्प है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी वायुप्लावन यंत्रों के विकास में अपनी गतिविधि को रोका है? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब तक सोलर ग्रुप ने इस खबर के साथ धूम नहीं मचाई कि हम एक नए प्रोजेक्ट को वित्त पोषण के तहत ले रहे हैं और ये एयरशिप होंगे और सभी के पास थे, ऐसी आंखें थीं कि एयरशिप क्यों, कहाँ से, वे बस आसमान से गिर गए और ये पता चला कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो बिना रुके दशकों से इस पर काम कर रहे हैं। एयरशिप वास्तव में कहीं से नहीं बल्कि कहीं नहीं गए थे, वे हमेशा कहीं ना कहीं हमारे पास ही थे। लेकिन ये सब एक बार के काम थे। मुख्य रूप से जो काम मैं कर रहा था वह, चलिए ऐसा कहें, सरकारी आदेश थे। लेकिन यह दिशा देश में लगातार, भले ही बहुत सक्रिय रूप से नहीं, लेकिन फिर भी विकसित हो रही थी, क्योंकि वातावरण में उड़ान के लिए बहुत अधिक भौतिक सिद्धांत नहीं है, चलिए ऐसा कहें। हाँ, एक है एयरोस्टैटिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह उठाने वाली शक्ति या आर्किमिडीज की शक्ति का उपयोग करता है, जो कि विस्थापित तरल या वजन के आयतन पर आधारित होती है। विस्थापित तरल या गैस के आयतन का वजन एक ऊपर की ओर कार्य करने वाली शक्ति, जिसे आर्किमिडीज की शक्ति कहा जाता है, द्वारा प्रभावित होता है। और यदि इस आयतन का वजन वह हवा के वजन से कम है तो एक ऊपर की ओर शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे एयरोस्टैटिक शक्ति कहा जाता है। पानी में पनडुब्बियां तैरती हैं या लोग तैरते हैं, यह पानी में आर्किमिडीज की शक्ति होती है, और हवा में भी ऐसी ही शक्ति होती है। एयरोडायनामिक भी वास्तव में होता है, जैसे विमान उड़ते हैं, हाँ, और रॉकेट उड़ते हैं। खैर, और भी अधिक विविध बहुत कुछ है, जैसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या अन्य, लेकिन मूल रूप से 3 प्रकार के उपकरण होते हैं। और यदि कोई भौतिक सिद्धांत या कानून है तो उसका उपयोग न करना वास्तव में पाप है। ये हमें प्रकृति से ऊपर से ऐसी संभावनाएं दी गई हैं। दूसरी बात यह है कि इस तकनीक के विकास के विभिन्न चरण होते हैं। कभी कभी वे भूल जाते हैं, कभी कभी पुनर्जीवित होते हैं, नए सामग्री, नई तकनीकें आती हैं। नई चुनौतियाँ। हाँ, नई चुनौतियाँ। यह आर्थिक रूप से लाभदायक हो जाता है, लेकिन फिर भी कई देशों में, विशेष रूप से विकसित देशों में, इस पर लगातार काम किया जाता रहा है। यानी कि यह सोवियत संघ, रूसी संघ, यह यूरोप, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, अब चीन भी कई कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं, इसे उपयोग करने की कोशिश कर रही हैं। दिलचस्प। और सोलर ग्रुप के साथ ये मुलाकात कैसे हुई? आप इस तक कैसे पहुंचे? उन्होंने आपको ढूंढा, आपने उन्हें ढूंढा, ये एक कॉल था, ये एक मुलाकात थी, ये कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि वास्तव में मैंने पहली बैठक में भाग लिया, जब कई प्रतिनिधि थे, जब वहां अभी भी अलेक्जेंडर निकोलाएविच किरिलिन थे। यह एक प्रस्तुति थी, यह सितंबर में थी, है ना? नए पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की महत्वपूर्ण प्रस्तुति। जैसा कि आप समझते हैं, इस क्षेत्र में विशेषज्ञों का दायरा काफी संकीर्ण है। वह चाहते थे कि मैं, जब यह सब शुरू हो, उनके डिप्टी के रूप में विशेष रूप से प्रमाणन गणनाओं के सवालों से निपटूं। वहां उन्होंने वादिम जुब्केविच, दिमित्री खमेल और अन्य विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया। और चूंकि मुझे आमंत्रित किया गया था, मैंने देखा कि यह कैसे हो रहा है और इस उद्यम में भाग लेने का निर्णय लिया। और आपने सीधे अपने पिछले कार्यस्थल को छोड़ दिया? हाँ, मैंने इंतजार किया। मैंने सभी से कहा कि अक्टूबर 2024 में मैं यह निर्णय लूंगा कि क्या करना है, और विभिन्न प्रस्तावों का इंतजार कर रहा हूं। सोलर ग्रुप का प्रस्ताव सबसे आकर्षक निकला, ऐसा कह सकते हैं, और बाकी सभी ने उस समय या तो अपने प्रस्ताव नहीं दिए या फिर भी चुप रहे। क्या ये प्रस्ताव वास्तव में इतने आकर्षक नहीं थे? ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और अब हम प्रश्न के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, विशेष रूप से
आपका क्षेत्र, प्रभाव और क्षमताएं। हालांकि हमारे पास इस समय कोई विशेष डिजाइन ब्यूरो नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि इसे धीरे धीरे बनाएं और उन विशेषज्ञों का नेतृत्व करें जो इस समय मौजूद हैं, मुख्य डिजाइनर नोवा 2 एयरशिप के जुबकेविच व्लादिमीर को छोड़कर। वह तकनीकी पक्ष के लिए, यंत्र के स्वरूप के लिए और सभी प्रमुख तकनीकी विवरण और विशेषताएं शामिल हैं जिम्मेदार हैं। वह इसे प्रस्तावित करते हैं, वह इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि यंत्र कुल मिलाकर कुछ विशेष गुणों को पूरा करे, और यदि हमारे पास कोई तकनीकी कार्य होता तो वह इस बात के लिए जिम्मेदार होते कि यंत्र उस तकनीकी कार्य के अनुरूप हो। हमने इस प्रकार का तकनीकी कार्य अपने उद्यम के भीतर विकसित किया है और हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह उनकी विशेषज्ञता है। मेरी विशेषज्ञता यह सुनिश्चित करना है कि इसे अंततः लागू किया जाए, विशेष रूप से लागू किया जाए। अर्थात मैं विशेषज्ञों, डिजाइनरों, गणनाकारों को काम सौंपता हूं और इस काम को स्वीकार करता हूं। हर काम नहीं, सब नहीं। हमारे और वादिम जुबकेविच के बीच प्रभाव के क्षेत्र विभाजित हैं, यानी व्यवस्था इस प्रकार है। एक तकनीकी व्यक्ति है जो अन्य लोगों को कार्य सौंपता है, लेकिन लोग आधिकारिक रूप से, कार्यात्मक रूप से अधीनस्थ होते हैं। जैसे कि एक पिरामिड बनता है जहां शीर्ष पर कॉन्स्टेंटिनोव प्रबंधक हैं और मैं नीचे हूं, और जैसे कि दूसरी शाखा यह तकनीकी है, वह कुछ गणना करने, कुछ का हिसाब लगाने, कुछ के लिए ड्राइंग जारी करने का कार्य देता है, और सिद्धांत रूप में संभावित रूप से वह और मैं, हम उनकी जांच करते हैं। यानी वह तकनीकी के लिए जिम्मेदार है और मैं जैसे कि संगठनात्मक भाग के लिए। और बाकी हमारे डिजाइनर वे अधिकतर निष्पादक के रूप में हैं। और वे आपके पास आते हैं और कहते हैं जो आपने हमें यहाँ चित्रित किया है वह प्रकृति में मौजूद नहीं है, हम इन सामग्रियों को नहीं पाएंगे, ये असंभव है क्योंकि ऐसा है। हम आपको ये विकल्प प्रस्तावित करते हैं, तो क्या इस तरह से यह संवाद होता है? अरे क्यों जरूरी है कि ऐसा ही हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आमतौर पर होता है। काम सौंपा गया, उन्होंने उसे पूरा किया, आए और रिपोर्ट दी। यह बॉस के लिए सचमुच वास्तव में आदर्श स्थिति है। जब आपने कहा अधीनस्थ ने आधे शब्द में काम पकड़ लिया और बिना कुछ पूछे चला गया और कल से बेहतर, बल्कि कल ही पूरा किया हुआ काम लाकर रिपोर्ट कर दिया। ये आदर्श है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं गिनवा सकता हूँ, यहाँ मेरे पास है, जिससे वास्तव में जैसे कि योजना बनाई जाती रहती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि डिज़ाइन ब्यूरो को किस तरह से बनना चाहिए ताकि समझ में आए। यह खैर पहला, इसे सामान्य दृश्य विभाग या परियोजना विभाग कहा जाता है। उसे तकनीकी रूपरेखा पर काम करना चाहिए, कुछ सबसे सामान्य दृश्य और योजनाएं जारी करनी चाहिए। उदाहरण खमेल। हाँ, वह इस विभाग का कर्मचारी है, यानी यह वह व्यक्ति है जो, चलिए कहें, सभी प्रश्नों में अधिकतम जानकारी रखता है, लेकिन उसे वायुगतिकी या किसी अन्य चीज की कुछ विशेष जानकारी होना आवश्यक नहीं है। उसे एक विश्लेषक के रूप में सब कुछ इकट्ठा करना चाहिए और अपनी किसी दृष्टि का रूप प्रस्तुत करना चाहिए। मुख्य डिजाइनर के कार्य या किसी विशेष भाग जैसे कि गोंडोला और ढांचा आदि पूंछ के लिए जिम्मेदार होता है, और ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं। हमारे पास ऐसा परियोजना विभाग है। हमारे पास वहाँ पहले से ही कुछ विशेषज्ञ हैं, लेकिन चूंकि हमारी संख्या कम है, हम कुछ विभागों को एक साथ मिला रहे हैं। मैंने यहाँ विस्तार किया है। हमारे पास वहाँ पर आवरण के विशेषज्ञ भी हैं जो अब इस विभाग में शामिल हैं। अगला विभाग है गणना तथ्यात्मक विभाग। ये बाद में विभाजित हो सकता है। विमानन उद्यमों में ये बहुत सारे लोग होते हैं। ये लोग हमारे यहाँ विशेषज्ञ होते हैं जो एरोस्टैटिक्स, वायु गैस प्रणाली के तत्वों की गणना करते हैं। हमारे पास ऐसा है। यह द्रव्यमान की गणना, उड़ान तकनीकी विशेषताएं,
यह वायुगतिकीय विशेषताएं, उड़ान की गतिशीलता है। आज ऐसा कोई कर्मचारी है? जो क्या, हमारे पास कई कर्मचारी हैं, एक नहीं। यही इस विभाग में? हाँ बिल्कुल, हमारे पास उड़ान की गतिशीलता, भार, मजबूती, तापीय गणनाएं हैं। मतलब ये एक पूरा पूरा परिसर है हमारे पास। खैर, सबसे पहले मैं खुद एक विशेषज्ञ हूं कहें तो गणना के हिस्से में। हाँ, हमारे पास लोग हैं जो एरोस्टैटिक्स में लगे हुए हैं, वायु गैस प्रणाली के उपकरणों की गणना करते हैं। खैर, द्रव्यमान भी, एरोडायनामिक्स, गतिशीलता, भार और मजबूती, कुल मिलाकर हमारे पास वास्तव में सब कुछ है, बस वे सचमुच बहुत कम हैं। मतलब एक व्यक्ति जो 3-4 प्रकार के काम करता है। जब उद्यम व्यापक काम करेगा तब ये ताकतें पर्याप्त नहीं होंगी और अधिक विशिष्ट क्षेत्र के लोग भर्ती किए जाएंगे ताकि एक व्यक्ति कई कार्यों वाले प्रश्नों को न संभाले। वह संभवतः किसी विभाग का प्रमुख हो सकता है और उसके अधीनस्थ होंगे जो अधिक विस्तार से देखेंगे, क्योंकि जब डिजाइन का निर्माण शुरू होगा तो अधिक मजबूती विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, क्योंकि लगभग हर हिस्से की मजबूती की गणना करनी होती है, हमें विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होती है। यह एक उड़ान यंत्र है, इसलिए खैर वहां अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। अगला है खोल संरचना विभाग। खैर, उन पर बड़े हिस्सों का विकास होता है। ये हैं खोल, गोंडोला, विभिन्न फ्रेम, एयरशिप की पूंछ, नाक की मजबूती, ऐसे तत्व होते हैं। यानी ये सभी संरचनात्मक तत्वों का विकास है। हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, लेकिन एयरशिप नोवा 2 के लिए हम अधिकांश काम OSKBS MAI के विशेषज्ञों को सौंपने की योजना बना रहे हैं, ऐसा कहें। हमने उनके साथ अवगुर एयर नेविगेशन सेंटर पर लंबे समय तक सहयोग किया है। हम जानते हैं कि वे उच्च स्तर के विशेषज्ञ हैं और हमें उम्मीद है कि वे हमें निराश नहीं करेंगे। मैंने आयरनोवा के जिनसे भी बात की है, वे सभी किसी न किसी तरह से SMAI से जुड़े हुए हैं। या तो वे अपनी डॉक्टरेट की डिग्री की रक्षा कर रहे हैं या सामान्य रूप से MAI में पढ़ा रहे हैं। फ्योडोर कॉन्स्टेंटिनोव ने मुझे एक दौरे के दौरान दिखाया कि कार्यालय का एक प्रयोगशाला वाला हिस्सा है और वहां MAI के छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। संक्षेप में MAI के साथ बहुत घनिष्ठ सहयोग है। हाँ, यह सही है। मैं बस, खैर, हमारा केवल MAI के साथ ही नहीं बल्कि बाउमन के साथ भी घनिष्ठ सहयोग है, जिसे अब मॉस्को स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी MGTU कहा जाता है। मैंने उच्च तकनीकी विद्यालय से स्नातक किया था, जिसे उस समय बाउमन के नाम से जाना जाता था। यह शायद हमारे देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं जो एरोस्पेस विषय पर केंद्रित हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम वहां से छात्रों को आकर्षित करने में रुचि रखते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जब मैंने अवगुर में डिज़ाइन ब्यूरो बनाना शुरू किया तो हमने 4-5 वर्ष के 5-6 छात्रों को आमंत्रित किया। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और हमारे साथ रह गए। ये लोग, हम वहाँ 40 साल से हैं। वे पहले से ही, हाँ, कुछ हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ने पहले से ही विमानन क्षेत्र में प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया है और अब उन्हें वहाँ से वापस लाना, जैसा कि कहा जाता है, मुश्किल है। तो फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा, छात्रों से शुरुआत करने की कोशिश करनी होगी। बहुत अच्छा। खैर, मुझे लगता है ये थोड़ा सा, हाँ, जैसे कि सोवियत युग में हमें वापस ले जाता है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पहले से ही ये पता होता था कि आप कहाँ काम करने जाएंगे। आप संस्थान से डरे हुए चेहरे के साथ बाहर नहीं निकलते थे कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे कौन चाहिए। मुझे लगता है ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि तकनीकी विश्वविद्यालयों में अगर आप अभी जाएं और किसी शिक्षक से पूछें, जैसे कि उसी माई में, क्या आपके पास अच्छे छात्र हैं, वह कहेगा हाँ हैं, लेकिन वे सभी पहले से ही चुने जा चुके हैं। चौथे वर्ष से ही वे सभी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। यानी जो लोग चाहते हैं, जो समझदार हैं और जो अपनी आगे की जिंदगी यानी कामकाजी जीवन को विशेष रूप से विमानन के साथ जोड़ना चाहते हैं, वे लगभग सभी पहले से ही कहीं ना कहीं लगे हुए हैं।
ओह, दिलचस्प है। ये कैसे होता है? कौन उनकी सफलताओं के बारे में जानता है? उन्हें किस चरण पर कुछ प्रस्तावित किया जाता है? शिक्षक, कुछ शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं और कहीं काम करते हैं, या शिक्षकों से जैसे मैं संपर्क करता हूँ, क्या आपके पास है, और अन्य लोग भी संपर्क करते हैं और पूछते हैं, या प्रैक्टिकल में लोग जाते हैं और वहाँ उन्हें आमंत्रित किया जाता है, यानी मूल रूप से, और वे कहते हैं कि खैर ऐसा नहीं है, अब पहले या दूसरे कोर्स से शुरू करना चाहिए, खैर अधिकतम तीसरे से, और उसके बाद या लुभाओ। खैर वास्तव में ऐसा भी संभव है, लेकिन तो ऐसा होता है। हाँ, तो जैसे कहें माई में, बाओमानके में और प्रमुख विश्वविद्यालयों में लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। छात्र, और ये ऐसी पेशा है कि अगर तुमने एक बार शुरू कर दिया तो तुम हमेशा व्यस्त और मांग में रहोगे, जैसे कि लगभग हमेशा। हाँ शायद। एक समय था जब डिजाइनरों की मांग नहीं थी, लेकिन अब फिर से शायद 10-15 साल से उनकी संख्या कम हो गई है और लोग मांग में हैं और अच्छी तनख्वाह दी जाती है। इसलिए हमारे युवा दर्शकों, ध्यान देने योग्य बात। हाँ, यहाँ सब कुछ इतना बुरा नहीं है। अगर आगे बढ़ें तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये बोर्ड उपकरण विभाग है, ये सभी उपकरण हैं जो बोर्ड पर होते हैं। प्रबंधन प्रणाली विभाग विकसित करते हैं, विद्युत आपूर्ति प्रणाली विभाग और जमीनी उपकरण, क्योंकि एयरशिप्स के लिए विशेष जमीनी उपकरण होते हैं। यह मस्तूल हो सकते हैं, यह कुछ अन्य उपकरण हो सकते हैं, अंततः अगर ज़रूरत हो तो हैंगर भी, यानी इस तरह की संरचना। और एक और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है वैसे तकनीकी दस्तावेज और प्रमाणन का, क्योंकि वास्तव में कोई भी उत्पाद संचालन के लिए मार्गदर्शिका के साथ होना चाहिए। जैसे एयरशिप वैसे ही उड़ान यान। ये उड़ान संचालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका है, अगर ये पायरेटेड है तो संचालन के लिए कार्य संचालन नियमावली, काम करने के तरीके, और यह बहुत महत्वपूर्ण है इसे लिखें ताकि लोग समझ सकें कि इसे बनाए रखना है। और विशेष रूप से हमारी विषय के संदर्भ में ये वास्तव में समझ पाना बहुत मुश्किल है कि इसे कौन नियंत्रित करता है, कौन सा विभाग हमें खेल के नियम निर्धारित करना चाहिए। यानी कभी कभी आप उन्हें देश के विमानन प्राधिकरण कहते हैं, जैसे कि। और वास्तव में इसका ध्यान कौन रखेगा? रोसावियात्सिया एक ऐसा सरकारी निकाय है जिसे रोसावियात्सिया कहा जाता है। पहले यह माक अंतर्राज्यीय विमानन समिति था। अब रोसावियात्सिया सब कुछ देखता है। यह सब कुछ लिखा हुआ है, प्रमाण पत्रों के अनुसार कानून है, सब कुछ है। लोग अक्सर पूछते हैं कि एयरशिप के मार्गों का समन्वय कैसे होगा। उदाहरण के लिए ऐसे पहलू सही ढंग से प्रबंधित किया जाएगा। समझिए, यह कुछ अलग है। यह बिल्कुल एयरशिप हवाई जहाज़ों के अंतर्गत आते हैं। एक कानून है विशेष रूप से हवाई क्षेत्र और उसके उपयोग के बारे में, जिसे आप ले सकते हैं, खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका मतलब फर्क नहीं होगा चाहे आप हेलीकॉप्टर, विमान या एयरशिप हो, आपको इस कानून सख्ती से पालन करना होगा। हाँ हाँ हाँ, और ये दलीय प्रमाणन भी प्राप्त करना होगा। समझते हैं प्रमाणन क्या है? यह एक दस्तावेज प्राप्त करना है जो यह साबित करता है कि आप सुरक्षित हैं, आसपास के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो बोर्ड पर हैं भी सुरक्षित हैं। वहाँ सुरक्षा के विभिन्न स्तर होते हैं। एकल प्रमाणन होता है जब आपको पैसे के लिए यात्रियों को ले जाने का अधिकार नहीं होता, केवल विमानन कार्य करने का अधिकार होता है। खैर, यहाँ अधिक सरल आवश्यकताएं होती हैं। यह माना जाता है कि अगर व्यक्ति काम पर है तो वह समझता है कि वह किसके लिए जा रहा है। हाँ, और वहाँ यह आसान होता है। और अगर आप टिकट बेचते हैं और यात्रियों को ले जाते हैं तो यह पूरी तरह से अलग मामला होता है, और यहाँ आपको प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है जो अधिक कठोर होता है। ये रूसी संघ में है, इसे स्वीकार किया गया है। मैंने भी 1996 में इसमें भाग लिया था। ऐसा कानूनों का एक संकलन स्वीकार किया गया था। यह अमेरिकी कानून के बहुत करीब है, और यूरोप में भी ऐसा ही है, और मुझे लगता है कि चीन में भी, क्योंकि सभी इसे एक दूसरे के करीब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी इसके लिए तैयार हैं और अपने उपयोग की अनुमति देते हैं, क्योंकि इसे बेचना आसान होता है। यदि उदाहरण के लिए
एक देश में पोषण उपकरण के लिए एक मांग है और दूसरे देश में दूसरी, तो आपको इसे बेचने से पहले जैसे कि सत्यापन करना होगा। हाँ, ऐसा शब्द है, दूसरों की मांगों से ढलना। हाँ, यह साबित करना कि यह दूसरों के अनुरूप है, और अगर वे समान हैं तो सत्यापन फिर भी होता है, लेकिन यह अधिक शांतिपूर्ण होता है और कम पैसे और समय की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे पास मानक हैं, लेकिन ये मानक हैं जो हमारे यहाँ एयरशिप्स के लिए स्वीकृत हैं। नोवा 2 के लिए यह उपयुक्त है, जिसमें यात्री सीटों की संख्या 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लगभग 9 से अधिक यात्री नहीं ले सकते, पायलटों को छोड़कर ही। पायलटों को नहीं गिनते, यानी यह तथाकथित सामान्य श्रेणी है। वास्तव में मूल रूप से यूरोपियों, विशेष रूप से जर्मनों और डचों द्वारा 19 यात्रियों तक के लिए मानक विकसित किए गए थे। इसे तथाकथित स्थानीय एयरलाइंस कहा जाता है, और वास्तव में अंग्रेजी में इसे कम्युनिटी भी कहा जाता है। और तथाकथित परिवहन एयरशिप्स थे। परिवहन एयरशिप्स के लिए मानक यह वह है जहां पहले से कोई सीमा नहीं है, वहां अधिक कठोर आवश्यकताएं हैं। यह नियमों का एक सेट है। खैर, मुझे नहीं पता, शायद हजारों आवश्यकताएं हैं जिन्हें उपकरण को पूरा करना चाहिए। मूल रूप से हम अपने पहले एयरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम 2025-2026 में आकाश में उठाने की योजना बना रहे हैं। हम वहां यात्रियों को ले जाने का इरादा नहीं रखते। खैर, कैसे कहें, हम इसे उठाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रमाणित नहीं। हम एरोनोवा के अंदर एक पायलट के साथ संचालित उपकरण को उठाने की योजना बना रहे हैं इसी समय। और बस आगे, जैसा कि हम कहते हैं कि यह उपकरण हमारे लिए एक तकनीकी प्रदर्शन करता है, हम इस पर लैंडिंग तकनीकों को विकसित करना चाहते हैं। यह प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित प्रबंधन प्रणाली और लैंडिंग तकनीकें हैं, ताकि ज़मीन पर कम से कम लोग हों या शायद बिल्कुल भी न हों। खैर, वास्तव में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन ज़मीन पर कम से कम लोग होने चाहिए। खैर, यह पैसे की बात है, यह अर्थव्यवस्था है। जितने अधिक आपके सेवा करने वाले लोग होंगे, उतना ही महंगा पड़ेगा। क्या इस संदर्भ में ऐसा बहुकार्यात्मक स्टाफ हो सकता है जो आज पायलट है और कल वह जमीन पर भी हो सकता है? ये सभी अलग अलग लोग हैं। ये अलग अलग लोग हैं। खैर, जमीन पर काम करने वाली टीम अलग होती है। पायलट केबिन से बाहर निकलकर दौड़कर कुछ करने के बाद वापस नहीं आ सकता। नहीं, पायलट अलग होते हैं। तकनीशियन, डिस्पैचर होते हैं। कुल मिलाकर कितने लोग होने चाहिए? स्टाफ में होना चाहिए। नहीं, डिस्पैचर अलग होते हैं। क्या ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं? नहीं, हाँ, ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं। हमारे कर्मचारी वे हैं जो बोर्ड पर होते हैं, ये पायलट होते हैं, और वे होते हैं जो विशेष रूप से उसे स्वीकार करते हैं, यात्रियों को बाहर निकलने में मदद करते हैं, किसी चीज से जोड़ते हैं, शायद हैंगर में ले जाते हैं। और प्रबंधन, जैसा कि आप कहते हैं, उड़ान का प्रबंधन, यह जैसे अब आप यूवीडी में आवेदन कर सकते हैं, केवल आंतरिक मामलों का प्रबंधन नहीं, बल्कि हवाई यातायात का प्रबंधन। हाँ, और वे आपको अनुमति देंगे। आपके पास कोई मार्ग है या आपके पास एक स्थायी मार्ग है, जैसे कि विमान उड़ता है, उदाहरण के लिए मॉस्को से पीटर तक, उसके पास स्थायी समय, स्थायी अनुमति होती है। वे सभी मार्ग निर्धारित होते हैं। अगर कोई कहीं और उड़ान भरता है तो वह उड़ान की अनुमति के लिए आवेदन करता है। उसे अनुमति नहीं मिल सकती है, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कि कोई विशेष कारण, कोई क्षेत्र सैन्य द्वारा बंद हो या कुछ और। लेकिन आमतौर पर अनुमति मिल जाती है, लेकिन इसके लिए उपकरण के पास बोर्ड नंबर होने चाहिए, उसे वाहन की तरह पंजीकृत होना चाहिए, उसके पास नंबर होते हैं। बिना नंबर के वह केवल ट्रैफिक पुलिस तक या कहीं और जा सकता है, लेकिन शहर में लगातार घूम नहीं सकता। उसी तरह किसी भी उड़ान उपकरण के पास बोट नंबर, संबंधित दस्तावेज और तकनीकी पासपोर्ट होना चाहिए, जिन्हें हम बुला सकते हैं, जो उसे हवा में रहने की अनुमति देते हैं, यह दिखाते हुए कि वह सुरक्षित है।
और इस दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसा कि मैंने कहा। और जब ये सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो हम यूवीडी को फोन करते हैं, जो आंतरिक मामलों का नहीं है, और कहते हैं हम मॉस्को में उड़ान भरना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ एक निश्चित प्रक्रिया है। और वे कहते हैं अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और आपके पास आपका मार्ग वापस आता है। आप केवल उसी के अनुसार इन दिनों और इस समय पर उड़ान भर सकते हैं। कई चरण होते हैं, लेकिन नहीं, यह वास्तव में सूचनात्मक तरीके और सही क्रम में किया जाता है और मूल रूप से यह कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ ठीक है, अगर आपके पास उपकरण है और आप एक ऐसी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उड़ान भर सकती है, क्योंकि यह किसी कंपनी का होना चाहिए जिसे एयरशिप रखने का अधिकार हो और स्वयं एयरशिप तकनीकी स्थिति में है, जो वास्तव में प्रमाणित है। हाँ, उसके पास कोई दस्तावेज है जो ये बताता है कि उसकी उड़ान की योग्यता कहें सामान्य है, तब यह कृपया संभव है। मुख्य बात सबसे पहले, दूसरी बात, एक उपकरण होना चाहिए। दूसरी बात, यह उपकरण उन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए जो इन तथाकथित उड़ान योग्यता मानकों में वर्णित हैं। वे ज्ञात हैं और उन्हें जानना, अध्ययन करना और उपकरण का निर्माण करना आवश्यक है, जैसे कि इन आवश्यकताओं का पालन करते हुए। खैर, मैं एक सरल उदाहरण दे सकता हूं ताकि यह स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए, एक आवश्यकता है कि इंजन के डिब्बे और यात्री केबिन के बीच एक अग्निरोधक दीवार होनी चाहिए। आप इसे इस तरह से पुष्टि कर सकते हैं कि यह आपके पास है, लेकिन आपको इसे निरीक्षक को भौतिक रूप से दिखाना होगा। आपको या तो ड्राइंग दिखानी होगी कि यह आपके पास है, लेकिन यह साबित करने के लिए कि यह अग्निरोधक है, इसके लिए क्या आवश्यक है। या आप इसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम से बनाते हैं, लेकिन एक निश्चित मोटाई के साथ, मुझे मोटाई याद नहीं है, या स्टील से भी एक निश्चित मोटाई के साथ, लेकिन कम। खैर, स्टील उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 मिलीमीटर मोटाई में, लेकिन मैं तुरंत कहता हूं कि ऐसा नहीं है। और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं जैसे ड्यूरालुमिनियम से उदाहरण के लिए 1.5 मिलीमीटर या 2, और यह पर्याप्त है। यानी अगर आपके पास यह मापदंड कम से कम है तो यह पर्याप्त है। या आप इसे पहले से ही डिजाइन में शामिल कर लेते हैं और इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आपके लिए सोचा जा चुका है और कहा गया है कि यह उपयुक्त है, और परीक्षण पास कर ली। या फिर आप कुछ नहीं जानते, जैसा जानते हैं वैसा करते हैं, और फिर आपको कहा जाता है परीक्षण करो, इंतजार करो, इसका इंतजार करो, इसे साबित करो कि यह और वह। अंत में सबसे पहले यह बहुत महंगा होगा, और दूसरी बात, यह भी निश्चित नहीं है कि यह टिकेगा अगर आपने इसे जांचा नहीं है। इसलिए अब शायद मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हमारे पास एक नया सवाल है। हाँ, आता है। इसलिए नई पीढ़ी के एयरशिप्स किसी भी तरह के सीधे प्रयोगों, कुछ नवाचारी विचारों का संकेत नहीं देते हैं, और कुछ विचारों के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और चलिए हम किसी तरह की, मुझे नहीं पता, वास्तव में सोने की कुछ गोली के रूप में एयरशिप बनाते हैं, यानी काम करने वाले मानकों से कोई तीव्र विचलन नहीं होगा। थोड़ा अब कहेंगे नहीं, हम प्रयोग करेंगे। नहीं, हम प्रयोग करेंगे, और सिद्धांत रूप में मानकों में प्रयोग की संभावनाएं शामिल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सीधे आगे बढ़ना है। आप विरोध में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और न ही बाएं कदम दाएं कदम गोली मार दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया, आप कर सकते हैं, लेकिन बस यह चुनना और समझना जरूरी है कि इसे करने के लिए क्या कारण है और क्या इस पर अपनी ताकत और प्रयास खर्च करना उचित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर आर्थिक व्यावहारिकता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम इस प्रश्न के बिल्कुल करीब आ गए हैं। कृपया एक ऐसे एयरशिप बताएं जो सफल हो सकता है, और न केवल वाणिज्यिक रूप से, बल्कि आपके विचार में संभावित रूप से सफल हो सकता है। ऐसे एयरशिप की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। वास्तव में जर्मन कंपनी कार्गो लिफ्टर के साथ भी काफी अनुभव हुए हैं, और अब सच कहूं तो
एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कंपनी है जो फ्लाइंग व्हेल्स। यह कुछ हवाई व्हेल्स की तरह है। हाँ, एक फ्रांसीसी कंपनी है जिन्होंने सचमुच तुरंत कहा कि हम बड़े एयरशिप बनाएंगे जो अत्यधिक बड़े मालवाहक एयरशिप होंगे। बड़े काम में शामिल होना संभव है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, खासकर हमारी समूह के लिए, सोलर ग्रुप के लिए और खासकर एरोनोवी के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार अपने कदम दिखाते रहें ताकि हम आगे बढ़ते रहें, ताकि हम अपने में बंद ना हो जाएं और 10 साल तक कुछ भी ना दिखाएं और तब कुछ लोगों के विश्वास खो देंगे। यहाँ सिद्धांत के अनुसार हाँ, गौरैया और सारस की तरह, मतलब चलिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं और हम इसे हमेशा दिखाएंगे और कैसे कहें परीक्षण करेंगे। हमारे पास कुछ वास्तविक होगा, शायद हम 10 साल तक चुप नहीं रहेंगे और फिर अचानक वाह, हमने एक बड़ा एयरशिप लॉन्च कर दिया। हम छोटे कदमों से शुरू करेंगे, लेकिन हमारे पास सब कुछ सक्रिय रूप से काम करेगा। यह सबसे पहले। दूसरी बात, लोग अनुभव प्राप्त करेंगे, सीखेंगे कि कैसे करना है और अधिक। और खैर, सहयोग बनेगा, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खैर आप समझते हैं कि उदाहरण के लिए एक एयरशिप जो 100 यात्रियों को ले जाती है, यह लगभग वही है जैसे एक विमान जो भी 100 यात्रियों को ले जाता है ना? स्तर लगभग वही है। और विमान कंपनियां जो ऐसे विमान बनाती हैं, वे बहुत बड़ी हैं। वे कल नहीं बनी और इसलिए इस दिशा में भी उसी तरह से जाना होगा, क्योंकि अगर आप तुरंत सभी को शामिल करने की कोशिश करते हैं और लोग विशेषज्ञ नहीं हैं, तो वह एक शानदार डिज़ाइनर हो सकता है, लेकिन हवाई यात्रा को नहीं समझता। उसे इसे सीखने के लिए कुछ समय चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए। जरूर, आप 10 साल तक चुप रहें, कुछ न दिखाएं, तो सभी निवेशक आपसे दूर भाग जाएंगे क्योंकि आप कोई परिणाम नहीं दे रहे हैं। पहला विमान पायलट के साथ बिना किसी अन्य चीज के बनाया जा रहा है, मान लीजिए, और आगे हम 2 दिशाओं में विकसित होने की योजना बना रहे हैं। पहला, यह यात्री संस्करण है। हम वास्तव में चाहते हैं कि यह 6 सीटों वाला हो और इसके अलावा हम इसे माल ढोने वाले ड्रोन के लिए आधार के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन फिर से यह स्पष्ट है, यह 500 किलोग्राम को 500 किलोमीटर तक ले जाने के लिए है, जिसे हम कहते हैं, हाँ, 500 किलोमीटर की दूरी, 500 किलोग्राम माल, हम इसी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यह नहीं, यह व्यावसायिक रूप से सफल हो सकता है, इससे कमाई की जा सकती है, लेकिन फिर से यह सब तकनीक के प्रदर्शन करता है, और वह तकनीक और यात्री और माल ढुलाई। फिर भी हम बड़े पैमाने और आकार की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगला चरण, जो हमें वास्तव में लगता है कि हमारे लिए काफी अच्छा होगा, वह लगभग 8000 घन मीटर का आकार है। यह पहले से ही एक काफी बड़ा उपकरण है। किस उद्देश्य है? यह एक पर्यटन एयरशिप है। वहां उदाहरण के लिए 2-3 घंटे तक उन्हें घुमाया जाता है, कहीं पर नए लोगों को बिठाया जाता है। मतलब यह ऐसा है, हम इस पर एक संयुक्त, जिसे हम कहते हैं पावर प्लांट, को काम में लाना चाहते हैं। मतलब पूरी तरह से बिजली पर स्विच करना, ऐसा कहें, ताकि यह शांत हो, कम प्रदूषण करे, पर्यावरण के अनुकूल हो। ऊर्जा कहाँ से लें? खैर, सबसे अधिक संभावना है कि आंतरिक दहन इंजन से। हालांकि हमारे पास वहां कुछ नई प्रगति है इस स्थापना के लिए कुछ दिलचस्प। मतलब हम चाहते हैं, खैर, कई पार्क हैं जहां उड़ान भरना मना है, जैसे कि हवा को प्रदूषित करना, और ये अभी का चलन है, बिजली की ओर स्विच करना। ये अगला चरण है। खैर, अगला उपकरण एक परिवहन उपकरण है, जो एक क्रूजिंग एयरशिप हो सकता है, जिसका आकार लगभग 30,000 घन मीटर होगा। यह लगभग 10 टन माल ले जा सकता है, लेकिन यह कठोर योजना का परीक्षण है और यह भी लक्ष्य नहीं है। हम लक्ष्य पर आएंगे। अभी अगला चरण, हमारा लक्ष्य वास्तव में
हम 60 टन की भार क्षमता वाला माल ले जाना चाहते हैं। यही लक्ष्य है। क्यों 60 टन? मैं समझाऊंगा। क्योंकि सभी प्रकार के माल परिवहन, चाहे हमारे देश में हो या दुनिया में, सभी माल आमतौर पर 60 टन में विभाजित होते हैं। 60 टन यह एक वैगन की भार क्षमता है। इसी पर सभी पुल, सभी सुरंगें, रेलवे, बुनियादी ढांचा और यह सड़कों के लिए भी है। यह लगभग 60 टन के आसपास है। यानी अगर आप 60 टन ले जा रहे हैं तो आप लगभग सब कुछ ले जा रहे हैं और आप कुछ भी बदल सकते हैं। कोई भी परिवहन, लेकिन हम किसी भी परिवहन को बदलना नहीं चाहते और मूल रूप से इसके साथ नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अन्य परिवहन कहीं तक पहुंचाए और हम वहां पहुंचाएं जहां पहले से नहीं जा सकते, जहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता। हेलीकॉप्टर अधिकतम 20 टन लेता है। विमान, खैर इतने बड़े विमान के लिए ये एक बड़ा विमान है। इसके लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। उत्तर में, सुदूर पूर्व में, जहां इसे बनाना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है, यानी हम वास्तव में बन सकते हैं, एयरशिप बहुत सफल होगा अगर वह बुनियादी ढांचे का हिस्सा बने। समझते हैं, न कि जब कुछ पहुंचाना हो, बल्कि वह जैसे सड़क की तरह हो, जैसे रेलवे की तरह, जैसे सड़क मार्ग, वैसे ही हवाई मार्ग, एयरशिप। और तब उनकी ज़रूरत सैकड़ों, शायद हज़ारों में होगी। और तब यह निश्चित रूप से एक उद्योग बन जाएगा। और तब किसी भी आपदा से उद्यम को कोई डर नहीं होगा। हाँ, शायद किसी भी उद्यम को नहीं। तो हमें वास्तव में एक नया विचार मिला, क्योंकि जो भी पहले मेरे पॉडकास्ट में मेहमान बनकर आए थे, शायद सभी ने लगभग कहा था कि वे आयरनोवा कंपनी का भविष्य विशेष रूप से इस तरह की मनोरंजक और रोमांचक यात्राओं की दिशा में देखते हैं। यानी लोग वास्तव में पैसे खर्च करेंगे ये देखने के लिए कि कैसे रोमांचक और अद्वितीय तरीके से एयरशिप पर यात्रा की जा सकती है। कुछ अविस्मरणीय दृश्य देखे जा सकते हैं। हमारे पास अब एक नया विचार आया है कि व्यापार के दृष्टिकोण से बड़े माल को दुर्गम स्थानों पर ले जाना कहीं अधिक आकर्षक है। दुर्गम या जहां ले जाना मुश्किल है, जैसे कि उदाहरण के लिए पहुंचाना, या वे कुछ बड़े आकार के हो सकते हैं। हाँ, कि खैर बहुत कुछ है। अविभाज्य माल, जैसा कि मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ कभी कभी लोग कहते हैं चलो 200 टन एक साथ ले चलें। यहाँ अविभाज्य माल हैं, लेकिन ये कुछ रिएक्टर हैं, ये टरबाइन हैं, जिन्हें बनाना और सेट करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है इसे विभाजित किया जा सकता है, इस माल को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि जहां इसे उतारा गया है वहां एक पूरा कारखाना बनाना होगा, कम से कम एक कार्यशाला, ताकि इसे इकट्ठा किया जा सके और इसे सेट किया जा सके। और निश्चित रूप से सभी कहते हैं कारखाने में ऐसा है, इसे पहुंचाएं। लेकिन आप जानते हैं, शायद हम इस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह बहुत दूर का लक्ष्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे माल की डिलीवरी के लिए कीमत का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वे खुद इतने महंगे होते हैं और उनकी यह चीज़ इतनी महंगी होती है कि वहाँ लगभग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। खैर, समझ में आता है एक सीमा के भीतर, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे माल दुनिया में बहुत कम हैं और वहाँ कितने ऐसे उपकरणों की ज़रूरत है। खैर, 5-6, मैं ऐसा सोचता हूँ। और ये क्षेत्र, हाँ, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन खैर ये क्षेत्र फिर भी, अगर कल ऐसा एयरशिप आ जाए तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। वह अपनी संचालन और रखरखाव के लिए धन प्राप्त कर लेगा और जब ज़रूरत हो तब भी कम उड़ान भरते हुए बहुत अधिक लाभ भी कमाएगा। लेकिन ऐसे उपकरण का निर्माण, सबसे पहले, ये बहुत बड़ी रकम है, और दूसरी बात, इसके निर्माण से लाभ कब मिलेगा? खैर, मुझे लगता है कि यह कम संभावना है। और जो मैं कह रहा हूँ 60 टन, ये एक तरह से ये बड़े पैमाने पर माल उठाने की क्षमता है। आप लगभग 99% माल ले जा रहे हैं जो मौजूद हैं, आप आपूर्ति करते हैं, और तब यह पूरी तरह से अलग होता है। खैर,
अलग गुणवत्ता और पर्यटन, हाँ, यह लाभदायक हो सकता है और यह लाभदायक होगा, लेकिन यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि यह कहाँ है। लेकिन ऐसा तीव्र विकास उन्हें पर्यटन क्षेत्र में नहीं मिला है, शायद इसलिए कि उनकी बहुत अधिक मांग है, विशेष रूप से जर्मनी में, जहां उनकी सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। हालांकि वहां केवल 2 ही उड़ान भरते हैं और ये 2 एयरशिप ही हैं जो इस सेवा को प्रदान करते हैं, बस इतना ही। कहीं और, जैसे कि चीन में अभी बनाया गया है, कहते हैं कि वहां उन्होंने 9 सीटों वाला भी इसी के तहत बनाया है और प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, प्रमाणित किया है। उनके पास पहले से ही 100 से अधिक, जैसे कि इस उपकरण के लिए प्री ऑर्डर हैं। खैर, नहीं पता, देखेंगे किसके लिए। चीन एक विशाल देश है, बहुत सारे लोग हैं। खैर, कुल मिलाकर माल ढोना उतना ही पड़ेगा जितना कि ग्रह का अस्तित्व रहेगा, और एक बार व्यक्ति भ्रमण पर जाएगा और बस, उसे और ज़रूरत नहीं होगी, उसे और दिलचस्पी नहीं होगी। वह एयरशिप से देखेगा, ऊपर से दृश्य देखेगा, तैरेगा, और कुल मिलाकर गेस्टाल्ट पूरा हो जाएगा। सपना पूरा हो गया, लेकिन माल ढोना हमेशा ही करना भी पड़ेगा। और इसके बिना कहीं नहीं जाया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तव में कौन सा माल, हाँ, यहाँ यह महत्वपूर्ण है, शायद 10 टन का भी अपनी उपयोगिता की जगह जरूर पाएगा। और हो सकता है एयरशिप, क्योंकि वह खुद बड़ा है, वह ऐसे असामान्य आकार के माल भी ले जा सकता है जो किसी और चीज में फिट नहीं हो सकते। क्या ये वास्तव में संभव है, या मैं बस एक सुंदर सपना देख रही हूँ? क्या एक कंपनी जैसे कि प्रसिद्ध एरोनोवा छोटे पर्यटन मालवाहक 10 टन 60 टन के विशाल एयरशिप बना सकती है, या मैं 100 साल आगे के भविष्य के सपने देख रही हूँ? नहीं, क्यों? ये संभव है और होना भी चाहिए। बिल्कुल, ये संभव है और हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम तो यह कह रहे हैं कि हम बड़े लक्ष्यों की ओर छोटे कदमों से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम छोटे लक्ष्यों को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, यह हमारे लिए काम करता रहेगा, ये पैसे लाएगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। यह बेकार है कि आप जो कुछ कर चुके हैं उसे छोड़ दें या भूल जाएं। आपने पैसे लगाए, मान लीजिए आपने एक सोने की खदान खोली और फिर आप उससे मुंह मोड़कर चले गए, किसी और को आने दें। हाँ, देखिए, कर्मचारियों की संख्या तो सीमित होती है ना? हमने एक छोटा सा एयरशिप बनाया, समझ गए कि यह सब कैसे काम करता है। अब हम अगले कदम पर बढ़ रहे हैं और इस एयरशिप को हम किसी को बेच देंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे आगे। क्या विस्तार के साथ जो संसाधन आएंगे वे पहले से जो हासिल किया है उसे बनाए रखने, नए पर काम करने और नए को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त होंगे? आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं सोचता हूं कि सबसे पहले वास्तव में यह पर्याप्त होना चाहिए, और दूसरे यहाँ पर कुछ नए पर काम करने वाले डिज़ाइनर और गणक होते हैं। और गणक भी, हाँ, ये डिज़ाइनर और डेवलपर्स हैं जो नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। जो पहले से किया गया है उस पर वे कम समय खर्च करते हैं। इसलिए, लेकिन जब नए का विकास किया जाता है तो उत्पादन, खैर, वह तो किसी और चीज में व्यस्त नहीं है, उसे वही करना चाहिए जो पहले से विकसित किया गया है। आखिरकार यह विकसित हो चुका है। वहां विभिन्न प्रकार के परीक्षक भी हैं, कुछ फैक्ट्री के होते हैं जो परीक्षण करेंगे, यानी यह पहले से ही, चलिए कहें, श्रृंखलाबद्ध उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा है। और यह वास्तव में सही है। सचमुच इसे पैसे लाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए। नई विकास, ये वास्तव में सामान्यतः तो देखिए सभी इसी तरह जीते हैं। हाँ, यानी वृद्धि और प्रगति वास्तव में दिलचस्पी पैदा करेंगे। ये होना चाहिए, हाँ, और कंपनी को लाभ लाना चाहिए। यानी ये जरूरी है कि हम जितना जल्दी हो सके किसी न किसी श्रृंखलाबद्ध उत्पादन पर जाएं। यह पैसे लाता है, वास्तव में श्रृंखला पैसे लाती है, न कि विकास। विकास मुख्य रूप से खर्च है, और पहले उपकरण के बाद जब आप इसे दोहराते हैं तो आप पहले ही सभी संसाधन खर्च कर चुके होते हैं और इसे दूसरों को बेचा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एरोनोवा को सब कुछ खुद ही चलाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारे देश में और कहीं भी विभिन्न स्थानों पर परिवहन कंपनियां बनाई जाएंगी। कृपया ध्यान दें, हाँ, वहां डिजाइनरों की जरूरत हो सकती है, ताकि उदाहरण के लिए एक जहाज, वह अक्सर दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता, लेकिन उसकी श्रृंखला आधार वही होता है और हमें कुछ चाहिए।
वहां लाल ऊपर नीला नीचे, कृपया या इसके विपरीत, तो यहां भी, लेकिन ये छोटे छोटे बारीकियां हैं, है ना? अच्छा, हमने थोड़ी कल्पना की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ, और हमेशा की तरह मैं अंत में पॉडकास्ट में कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टीम ने जो कुछ भी सोचा है उसे पूरा करे और सब कुछ इसके लिए शुभ हो। और आज मेरे साथ ईमानदारी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैकल्पिक दृष्टिकोण व्यक्त करने से डर नहीं लगाया। इस एपिसोड पर कई कमेंट्स होंगे। हम सभी ने पर्यटन एयरशिप का समर्थन किया था। आज एरोनोवा कंपनी की नई दिशा खोली है। आपका धन्यवाद इस अवसर के लिए। आपको और हमारे श्रोताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे पास लोगों के लिए सामान्य मानवीय इच्छाएं हैं। लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और उन्हें अधिक भाग्य मिले, और हम एयरशिप बनाएंगे। तो यूजी अपनी खुशी के लिए चिंतित हैं और हम एयरशिप बनाएंगे। सभी का धन्यवाद देखने के लिए, और धन्यवाद कि आप हमारे मेहमान बने। फिर मिलेंगे।